वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों पता होगा, अभी ये जो वीडियो चल रही है दोस्तों, वो बिहार में जो आने वाले सेकेंड फेज बहाली है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग ये चल रही है। ठीक है दोस्त? तो इसमें जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार एससीईआरटी का बुक क्लास 9 का दोस्तों हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स रहने वाले हैं, जो कि आपका परीक्षा में दोस्तों टीआरई में पूछा जा सकता है, उसका सारा को सारा हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें कर रहे हैं। इससे पहले चैनल पे दोस्तों तीन वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं। ये मेरा चौथा क्लास होने वाला है। चौथा क्लास होने वाला है, जैसे कि इसमें आज देख सकते हैं दोस्तों, इसमें टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें कि हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले चैनल पर आराम से देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अभी हम लोग चैप्टर 7 और चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ आपको दोस्तों क्लास 9 का जो हिस्ट्री है ये अच्छे से ढंग से खत्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो करेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री। ठीक है, आशा करता है कि आप लोग बातें समझ गई होंगी। तो जैसे ही चैप्टर 7 में दोस्तों यहाँ पे आते हैं, चैप्टर 7 में आते हैं बिहार एससीईआरटी का बुक क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 7, तो उसका नाम है दोस्तों शांति का प्रयास। शांति का प्रयास इसमें दिया गया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि दुनिया प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब बहुत ही बुरा असर पड़ा था। उसी को देखते हुए कि भविष्य में इस तरह का कोई भी युद्ध न हो और हमेशा विश्व में शांति बरकरार रहे, इसी को लेकर दोस्तों विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 10 जून 1920 ईस्वी को दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना की गई। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग बातें समझ गई होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि 10 जून 1920 ईस्वी को दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा राष्ट्र संघ, आपको याद रखना होगा दोस्तों, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, केवल राष्ट्र संघ, तो राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाता है दोस्तों। ठीक है, 1920 ईस्वी में स्थापना के समय इसमें टोटल 31 देश शामिल थे, जो बाद में बढ़कर 60 हो गए थे। ठीक है, इसी तरह जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं दोस्तों एग्जाम में, जो कि आपका बुक्स में दिया गया है, सारा को अच्छे से मैंने सजा कर यहाँ पर लिख दिया है। बस आपको कॉपी पेन उठाकर या तो इसको नोट कर सकते हैं, या तो एक बार बस ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अमेरिका राष्ट्र संघ की संस्थापक सदस्यों में से था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पर ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि वो कौन सा देश था जो संस्थापक सदस्यों में था लेकिन उसका सदस्य नहीं था, तो वो था अमेरिका। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्र संघ के प्रथम धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची एवं दूसरी धारा में इसकी 3 प्रमुखों अंगों की चर्चा की गई थी, जिसमें है व्यवस्थापिका परिषद, जिसे काउंसिल कहते हैं, और सचिवालय जगह सेक्रेटरीट बोलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि इसके अंग है, आपको इसको भी याद रखना होगा। जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग थे। ठीक, अगला पॉइंट है कि असेंबली में प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार था दोस्तों। ठीक, सदन के कार्य के लिए फ्रेंच एवं इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे आपको दो सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। असेंबली में प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का एक तो अधिकार था, तथा जो सदन का जो कार्यकारी भाषा था दोस्तों, वो फ्रेंच और इंग्लिश था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट है कि असेंबली का कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिवों के नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन आदि करना था। तो जो असेंबली का दोस्तों यहाँ पे कार्य था, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है दोस्तों, उसमें न्यायाधीशों या महासचिवों की नियुक्ति पर अंतिम मतलब अनुमोदन करना था, अंतिम निर्णय देना था। ठीक है, अगला पॉइंट है जो परिषद का काम था दोस्तों, इसकी भूमिका कार्यकारिणी परिषद के रूप में थी, जिसमें 2 तरह के सदस्य थे। ठीक, और अस्थाई और अस्थाई इसमें सदस्य थे, जिसमें कि इंग्लैंड, फ्रांस, जापान तथा इटली इसके संस्थापक एवं अस्थाई सदस्य थे। ठीक, और अस्थाई देशों में 9 छोटे-छोटे राज्य थे, आपको पता होने चाहिए ये चीज। अगला है यहाँ पे कि सचिवालय का कार्य क्या था। राष्ट्र संघ के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सचिवालय कायम किया गया था, जो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जो सचिवालय का मेन कार्य था वो प्रशासनिक कार्य था, जिसका प्रधान कार्यालय दोस्तों जेनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग
आते थे, आपको ये भी पता होने चाहिए। अगला पॉइंट की तरफ यहाँ पे निकल कर आता है अगला पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दोस्तों स्थापना का उद्देश्य क्या था? विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक एवं कूटनीतिक विवादों का निपटारा करना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों, जो वर्ल्ड लेवल पर कोई मुद्दा चला जाता है तो उसका जो फैसला करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। ठीक, तो बस आपको यही याद रखना है। और जो इसका मुख्यालय हमेशा पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो वो नीदरलैंड के हेग में स्थापित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ये सब वीवीआई है, हमेशा सवाल पूछा जाता है इससे। बहुत सारे विवादों को निपटाने में संयुक्त नहीं हुई, यहाँ पे केवल राष्ट्र संघ असफल रहा, जिसका परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों का जन्म। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, ये जो राष्ट्र संघ है 1920 ईस्वी में यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको स्थापना किया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारा मतलब खामियां रह जाती है और बहुत सारे विवादों को ये सुलझा नहीं पाता है। इसी की वजह से दोस्तों वर्ल्ड वार 2 यहाँ पे हो जाता है। ठीक, उसके बाद यानी कि 1925 ईस्वी में लोकार्नो के संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए लोकार्नो की संधि कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। ठीक है, जैसा कि पता होगा वर्ल्ड वार 1 के बाद जो स्थापना किया गया था वो राष्ट्र संघ का किया गया था, वही वर्ल्ड वार 2 के बाद जो दोस्तों किया गया था वो संयुक्त राष्ट्र संघ को किया गया था। 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में दोस्तों स्थित डामस्टन नामक स्थान पर हुई बैठक में यूएनओ की कल्पना की गई। आपको याद रखना होगा, यहाँ पे डामस्टन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आता है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया तथा इसका नामकरण अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यूएनओ की स्थापना कब किया गया दोस्तों, तो वो किया गया 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका जो नामकरण किया गया था वो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारे चीज। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना एकदम टू द ओरिएंटेड पॉइंट आपका टीचर एग्जाम के लिए दोस्तों, मैंने वैसा ही केवल पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है जो कि आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, इससे पहले भी जो मैंने प्रीवियस एग्जाम के लिए जो हमने नोट्स दिए थे, बच्चों लोग को पढ़ाया था, उसमें से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों उसमें से देखने को मिला था। इसीलिए ये जो आपका मैंने पढ़ा रहा हूँ ये एक समझिए कि क्रीम है, ये एकदम ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो तैयार किया है दोस्तों एक एक लाइन पढ़ के मैंने ये तैयार किया है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं। वर्तमान में यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है और 193वां जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। आपको एक सवाल पूछा गया था कि वह कौन सा देश है जो 2011 में आज़ाद हुआ था, तो वो आपको याद रखना चाहिए, वो दक्षिणी सूडान। और ये 2011 में शामिल भी हुआ था इसमें यूएनओ में जब ये आज़ाद हुआ। ठीक, अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना है। ठीक, आपको ये 5 अस्थायी सदस्य है, इन्हीं के पास वीटो पावर होता है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, इंग्लिश, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। ये भाषा कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भाषाएं यूएनओ की भाषा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपको 4 और 3 ऑप्शन देगा और एक कोई और दे देगा। तो ये जो आपका 6 ऑप्शन है, 6 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है, इसको आपको याद रखना चाहिए। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, जो 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, इंग्लिश, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, आप लोग को समझ गए होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिंगवेली थे तथा वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रथम महासचिव कौन थे यूएनओ के, ट्रिंगवेली थे, और वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को
निषेधाधिकार, जिसको वीटो पावर बोलते हैं दोस्तों, प्राप्त है, जिससे वह किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप का अंतिम निर्णय ले सकते हैं। कोई भी मुद्दा हो, अगर ये कोई भी एक अस्थायी सदस्य उससे निकर जाता है तो वो चीज़ पारित नहीं होता है। आपको वीटो पावर मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मतलब वो जो बोल देगा वही काम होगा। इसीलिए भारत बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि वो भी यूएनओ का दोस्तों अस्थायी सदस्य बन जाए, जिससे कि उसके पास वीटो पावर आ जाए और कोई भी कानून को वो अपने अनुसार बना सकता है, बदल सकता है। ठीक है? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब आते हैं, जैसे कि ये हमारा चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 था दोस्तों, समाप्त होता है और इस चैप्टर के जैसे लास्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आपका एमसीक्यूज़ दिया गया है, यानी कि चैप्टर ऑफ एमसीक्यू। तो देखते हैं इसमें क्या-क्या दिया गया था आपका। यहाँ पे दिया गया था, पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो वो था न्यूयॉर्क में, आपको पता होना चाहिए। यूएनओ को नहीं पूछ रहा है, ओनली पीएनओ का पूछ रहा है ये, ठीक? अगला पॉइंट है, इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो आपको जैसे कि बताएं, ये संस्थापक सदस्य अमेरिका था दोस्तों, लेकिन ये संघ का सदस्य नहीं था, आप लोग पता होना चाहिए। ये सवाल बहुत ही कंफ्यूजन है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे भूल के भी नहीं मारिएगा, कभी भी नहीं मारेगा लोग कि ये अमेरिका हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा जो ये राष्ट्र संघ का जो सदस्य देश था उसमें अमेरिका नहीं था, लेकिन संस्थापक देश में था। आप लोग ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध को रोकना, ठीक? अगला पॉइंट है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? वो किया गया था 1920 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो वो अवस्थित है न्यूयॉर्क में दोस्तों। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? जैसे कि अभी हम बताएं ऊपर में, डॉम्स्टन ऑक्स जो सम्मेलन वहां पे हुआ था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अभी हम बताएं, सॉरी कहाँ पे चला गया, जैसे कि अभी हम बताएं आपको, चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला जो यहाँ पे हमारा सवाल दिया गया है उसमें कि वर्तमान में यूएनओ में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो आपको याद रखना है 193 सदस्य हैं, और जो 193वां सदस्य है दोस्तों वो है दक्षिणी सूडान आपका। ठीक है, तो आपको इस भी याद रखना चाहिए। अगला आते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट नहीं, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है दोस्तों, कृषि और खेतिहर समाज। अभी तक वीडियो को करके लाइक नहीं किया होगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया गया दोस्तों, तो जल्दी से बस लाइक और शेयर कर दीजिए। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा दूंगा, बस आपको बस काम है वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो क्लास 9 का एससीईआरटी बुक का जैसे ही हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 8, उसका नाम है कृषि और खेतिहर समाज। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला ही यहाँ पे पॉइंट आता है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का दो शब्द एक ग्रुप कल्चर से बना है तथा जिसका एग्रोस का अर्थ है, यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे एक एग्री होगा, यहाँ पे एग्री और कल्चर से बना हुआ है। एग्रोस का अर्थ है दोस्तों भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई। ठीक है, आपको पता होगा, यानी कि भूमि का जो जुताई होता है उसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं, समझ गए होंगे आप। अगला पॉइंट है, कृषि के अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्य भी शामिल है। ये मत समझिएगा कि कृषि मतलब बस आप लोग धान गेहूं उपजा रहे हैं ना तो उसको कृषि बोलते हैं। कृषि के अंतर्गत दोस्तों पशुपालन, वानिकी यानी कि पौधे लगाना, उसको वनीकरण करना और मछली पालन करना, ये सब आपका कृषि के अंतर्गत आता है। आपको याद होना चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए। और कृषि की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, वो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, कपास और मटर आदि अनाज पैदा करते थे। कभी कभी क्या होता है कि बीपीएससी आपसे पूछ लेगा यहाँ पे कि कौन सा फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं उपजाते थे, तो आपको ये पता होगा कौन कौन से फसल उगाते थे, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, छांट सकते हैं। तो कौन कौन सा है? गेहूं, यहाँ पे याद रखिएगा, गेहूं, जौ, राई, कपास और मटर इसको उपजाते थे। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लोथल में चावल उपजाने का अवशेष प्राप्त हुआ था। तो चावल कहाँ का अवशेष था? लोथल में प्राप्त हुआ था। सबसे पहले दोस्तों कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे पहला कपास कहां पे पैदा हुआ था? वो हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ये पैदा किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट है कि भारत में कुल भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है, आपको पता होना चाहिए, जहां विश्व का 11% भूमि कृषि योग्य बात है। भारत में टोटल कितना प्रतिशत कृषि भाग है? 51%, और पूरा दुनिया में 11%, आपको
ये चीज पता होना चाहिए। अगला है कि कृषि भारत के राष्ट्रीय आय में लगभग 35% योगदान करता है। ये सवाल टीआरई में आया हुआ है कि जो कृषि है राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान करता है, तो वो करता है 35%, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगला आते हैं यहाँ पे कि बिहार की कृषि गहन निर्वाह प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई और काटी जाती हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे जैसे बिहार के बारे में थोड़ा-सा पढ़ने को यहाँ पे मिलता है इस चैप्टर में। बिहार में 1 साल में 4 फसलें बोई जाती है और काटी जाती है 1 साल के अंतर में, जिसको पहले भदई फसल कहते हैं, रबी फसल, गर्मा फसल, ठीक? इतना हो गया 3 फसल हमारा। तो जो मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, जूट, उड़द, मड़ुआ आदि हो गया, उसको हम भदई में फसल बोलते हैं, जो कि भादों में शायद लगाया जाता है इसको। और जो रबी फसल है दोस्तों, इसकी बुनाई जो होती है अक्टूबर-नवंबर में होती है। आप लोग याद रखिएगा, हमेशा पूछता है ये कि इसका रोपण कब होता है और कटाई कब होता है। तो जिसका जो रोपण होता है अक्टूबर-नवंबर में होता है और जो कटाई होता है मार्च-अप्रैल में ये तैयार हो जाता है। जो होता है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, खेसारी, ये आदि जितने भी है ये रबी फसल है। जो ये उदाहरण है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गेहूं, चना, मटर, सरसों और खेसारी, ठीक? अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं आपका। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है गर्मा फसल। गर्मा फसल किसको बोलते हैं? जो ग्रीष्म काल में होता है दोस्तों, उसको गर्मा फसल बोलते हैं। ग्रीष्म काल में जैसे खीरा, तरबूज, केला, आम, केला सॉरी आम होता है, आम हो गया, केला हो गया, तरबूज हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मकई हो गया, धान हो गया, ये सब ग्रीष्मकालीन फसल है, ठीक? गर्मा फसल इसको बोलते हैं। अगला यहाँ पे निकल के आता है कि धान की खेती बिहार की सर्वप्रमुख फसल है, जिसके लिए जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु, तापमान 20 डिग्री से 200 डिग्री के बीच होना चाहिए सेंटीग्रेड में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि धान की खेती बिहार के सर्वप्रमुख फसल है, जो प्रमुख फसल है और जिसका जो जलवायु चाहिए इसके लिए दोस्तों उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए और जिसके लिए तापमान चाहिए 20 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चाहिए, ठीक? अगला पॉइंट की तरफ आते हैं कि भारत के लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आप समझ सकते हैं मात्र और मात्र 30% लोग हैं जो सर्विस या जॉब करते हैं, लेकिन भारत में जो 70% जो दोस्तों जनसंख्या है वो आज भी हमारा कृषि पर आधारित है। इसीलिए भारत को कृषि एक प्रधान देश बोला जाता है, ठीक? एक ही प्रकार के फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है, अतः इसके लिए 2 खाद्यान्न फसलों के बीच में एक दलहनी कुल के पौधे लगाना फसल चक्र कहलाता है। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग आप में से मैक्सिमम लोग को गाँव से लोग बिलॉन्ग करते होंगे, तो घर में दादा-दादी जो होते थे, हमारे पिताजी होते थे जो खेत में करते हैं, वो हमेशा बताते थे कि बार-बार एक ही प्रकार के फसल को नहीं उगाना चाहिए। 2 फसल के बीच में एक बार हम अगर दलहनी फसल लगा देते हैं, इससे कि उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति थोड़ा बढ़ जाती है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फसल चक्र। आशा करते हैं समझ गए होंगे। दलहनी कुल का पौधा की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है, ठीक? आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पर एक ही खेत में समान समय में 2 या 3 फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। मिश्रित खेती किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं एक खेती किया, इसमें हम लोग जैसे कि क्या बोलते हैं गेहूँ को बुन दिया, उसके बाद इसमें जौ भी डाल दिया, ठीक? उसके बाद इसमें सरसों भी डाल दिया। तो ये जो खेती हुई, ये मिश्रित खेती हुई, आपको पता होना चाहिए। जो दोस्तों केला है, बिहार के हाजीपुर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लीची जो है मुज़फ्फरपुर में पाया जाता है। गन्ना जो है पूर्णिया में पाया जाता है। ये सब आप याद रखिएगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80% आबादी कृषि पर आश्रित है। बिहार का 80% कृषि पर आधारित है और भारत का 70% लोग कृषि पर आधारित है। ये दोनों डेटा अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। बिहार राज्य के लगभग 70% भूमि कृषि योग्य है। जितने भूमि है 70% कृषि योग्य भूमि है। कृषि को मानसून वर्षा पर निर्भरता के कारण मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे कभी अगर ऑनलाइनर ने ये ऑब्जेक्टिव ये पूछा जा सकता है कि मानसून के साथ जुआ किसको बोला जाता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में लिखा होगा एक कि कृषि को मानसून वर्षा पर निर्भरता के कारण इसको बोला जाता है और 3 और कुछ ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ये सही करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो क्लास 9 का दोस्तों हिस्ट्री था, सारा का सारा आपका कंप्लीट होता है और कल से आपका क्लास 10 का
क्लास 10 का सेम टाइमिंग पर दोस्तों हिस्ट्री स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपका धीरे धीरे करके अच्छे ढंग से आपका सिलेबस खत्म होगा। तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।